साल था 18वीं सदी का अंत, जब एक ऐसी धरती जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, धीरे धीरे अपने ही वैभव के बोझ तले टूटने लगी थी। दूर समंदर के उस पार एक कंपनी चुपचाप, बहुत धैर्य के साथ अपना जाल बुन रही थी। इतिहास के पन्ने बताते हैं, कुछ लूटें सिर्फ खजाने नहीं ले जाती, वो एक देश की आत्मा, उसकी पहचान और उसका भविष्य भी साथ ले जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस समय का भारत एक ऐसा देश जहां बाजारों में सोना चांदी आम था, जहां कारीगरों के हाथों में हुनर नहीं जादू बसता था, जहां हर शहर, हर गांव समृद्धि की एक अलग कहानी कहता था। धूल भरी गलियों में भी रौनक थी और महलों की दीवारों में भी शान। लेकिन यही समृद्धि धीरे धीरे किसी की नजरों में चुभने लगी और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। शुरुआत साधारण थी, व्यापार के नाम पर मसाले, कपड़े और रेशम। लेकिन ये व्यापार धीरे धीरे एक गहरी योजना में बदल रहा था। साल 1757, प्लासी का मैदान, हवा में उड़ती धूल, आसमान में छाए बादल और जमीन पर फैली साजिश। एक तरफ नवाब सिराजुद्दीन औला और दूसरी तरफ अंग्रेजों की चालाकी। लेकिन असली लड़ाई तलवारों से नहीं, विश्वास और धोखे के बीच लड़ी जा रही थी। मीर जाफर, एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा विश्वासघात के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। प्लासी की हार सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, ये भारत के आर्थिक शोषण की शुरुआत थी। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो शासक बन चुकी थी। धीरे धीरे भारत की संपत्ति योजनाबद्ध तरीके से बाहर जाने लगी। किसानों पर भारी कर लगाए गए, कारीगरों को मजबूर किया गया, उनके हुनर को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है, बंगाल के बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए ताकि वे अंग्रेजी मिलों के लिए खतरा न बन सके। और फिर आया 1770 का भयानक अकाल। सूखे खेत, खाली खलिहान और भूख से तड़पते लोग। लेकिन उसी समय कंपनी के खजाने और भरते जा रहे थे। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक सुनियोजित नीति का परिणाम था। भारत की संपत्ति धीरे धीरे लंदन की तिजोरियों में जमा हो रही थी। रेलवे और टेलीग्राफ का दौर, इसे विकास कहा गया, आधुनिकीकरण कहा गया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रेलवे, ताकि भारत का कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंच सके। टेलीग्राफ, ताकि किसी भी विद्रोह को पल भर में कुचला जा सके। हर निर्माण भारत के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए था। और फिर 1919, अमृतसर, जालियांवाला बाग, एक शांत भीड़ अपने अधिकारों की आवाज उठाने आई थी। लेकिन अचानक गोलियों की गूंज ने सब कुछ बदल दिया। चीखे, अफरा तफरी और खून से लाल होती जमीन, ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये उस सत्ता का असली चेहरा था। धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी आत्मा, सब कुछ कमजोर होने लगा। जहां कभी दुनिया का बड़ा हिस्सा उत्पादन होता था, वो सिमटकर बहुत कम रह गया। लोग अपने ही देश में गरीबी से जूझने लगे। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक चिंगारी जरूर जन्म लेती है, और वही हुआ। देश के कोने कोने से क्रांति की आवाज उठने लगी। कुछ नाम इतिहास में अमर हो गए और कुछ नाम गुमनामी में खो गए, लेकिन उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं गया।
और फिर साल 1947, एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। भारत आजाद हो गया। लेकिन ये आजादी सिर्फ एक जश्न नहीं थी। ये उन लाखों जिंदगियों की कीमत पर मिली थी जो इस अत्याचार, इस लूट और इस संघर्ष के शिकार बने। इतिहास के पन्नों में ब्रिटिश राज सिर्फ एक शासन नहीं, एक ऐसा अध्याय है जिसमें सोने की चिड़िया को धीरे धीरे पिंजरे में कैद कर दिया गया। और आज जब उस दौर को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो एक सवाल अब भी गूंजता है, क्या यह सिर्फ एक शासन था या एक सुनियोजित लूट जिसने एक पूरे देश की तकदीर बदल दी? शायद इस सवाल का जवाब आज भी इतिहास के उन्हीं धुंधले पन्नों में छुपा हुआ है।